साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम शो कैसा आहेस? देखो, जो आज का हम लाइव कर रहे हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एट से। और अमूमन क्या गलती आप लोग करते हो, ये जो है मैं समझाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो हम लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी। जजमेंट है कलकत्ता हाईकोर्ट का, दिनांक 18/2/26 का। देखो, दो लोग थे, ये समझ लो दो लोग हैं। ये समझ लो भाई, इजी रहेगा आपको समझ जाने में। इन्होंने एक एग्रीमेंट करा। जब एग्रीमेंट करा तो थे राजी राजी, आराम से मिल रहे हैं, मजे आ रहे हैं, दोनों को खेल रहे हैं दूसरे के साथ में। जब डिस्प्यूट होगा तो आदमी हो जाएगा अलग अलग। फिर वो क्या करेगा, पढ़ेगा एग्रीमेंट को। अब इनके बीच जो एग्रीमेंट था उसमें क्या तय हुआ था कि कुछ शर्तों की जो है अनुपालना सुनिश्चित करनी। जब अनुपालना सुनिश्चित नहीं हुई और ये अपने सर मैटर जो है सॉल्व नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली मैटर कहाँ जाएगा, कोर्ट के अंदर। बस सिंपल सी बात है, इसमें क्या अपने को जो है लगाना है मैथमेटिक्स। पर कई बार ऐसा होता है, जो कंसर्न एग्रीमेंट है उसमें होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो मैटर कहाँ रेफर होगा, आर्बिट्रेशन को। अगर आप मैटर कोर्ट लेके चले भी गए तब भी कोर्ट जो है रेफर कर देगा मैटर टू द कंसर्न आर्बिट्रेटर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा डिस्प्यूट जो है बैंक से हो गया या किसी पार्टी से हो गया, तो वो अपना जो है अपॉइंट करते हैं आर्बिट्रेटर, और हम कुछ बोले नहीं पाते। देखिए, अगर उन्होंने अपॉइंट किया है अपना आर्बिट्रेटर तो हम भी अपना आर्बिट्रेटर जो है अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर? अगर विरोधाभास होगा तो उसके लिए जाना पड़ेगा हाईकोर्ट में। फिर हाईकोर्ट जो है नियुक्त करेगा किसी थर्ड पर्सन को, वो होगा निष्पक्ष आर्बिट्रेटर। क्लियर हो गया? पर अगर उनका बंदा बैठ गया, क्लियर है, तो नुकसान किसको होगा, आपको। तो आपको मिला के ये बात कह सकते हो उनसे कि जब आपके बंदे पे हमें विश्वास नहीं है तो हमारा बंदा बैठो। तो वो कह देंगे भाई जो आपका बंदा है विश्वसनीय नहीं है तो कोई बात नहीं, थर्ड पार्टी जो है हाईकोर्ट अपॉइंट कर देगा। तो ये प्रोविजन इनबिल्ट है, तो खामोश बैठने से काम नहीं चलेगा। पर यहाँ पर जो कंसर्न व्यक्ति विशेष था, ये खामोश बैठ गया, अल्टीमेटली हो गया आर्बिट्रल अवार्ड। अब इसका अगला स्टेप क्या है, एग्जीक्यूशन। जब ये मैटर गया एग्जीक्यूशन के अंदर तो डायरेक्शन दिए गए टू एग्जीक्यूट द सेल डीड, और सर्टेन अमाउंट जो पे करने थे उसके भी जो है ऑर्डर दिए गए। ये अमाउंट था बैलेंस कॉन्सिडरेशन। कंसर्न जो आर्बिट्रल अवार्ड था इसको चैलेंज किया गया, पर अल्टीमेटली जो कंसर्न था अवार्ड डेटर ये हार गया। एग्जीक्यूशन जो है कंटिन्यू रहा, और यहाँ पर डायरेक्शन दिए गए कि 2 हफ्ते में इशू कीजिए सेल डीड। अगर ऐसा नहीं करता है अवार्ड डेटर तो जो कंसर्न रजिस्ट्रार है ये कंसर्न जो डीड है उसे कर पाएगा एग्जीक्यूट। जब ये मैटर गया रजिस्ट्रार के पास में, ही गॉट कंफ्यूज रिगार्डिंग द सर्टेन सर्कमफेरेंस। वो दोबारा गया एग्जीक्यूशन कोर्ट के पास में कि साहब ये जो कंसर्न आपका ऑर्डर है जिसके तहत मुझे काम करना है, जिसमें कुछ एम्बिग्यूटीज हैं, इसको आप दुरुस्त करें। तो बेसिकली इसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। तो कहना यह था कंसर्न पिटिशनर का कि जब एक बार आदेश दे दिए रजिस्ट्रार को तो दोबारा कंसर्न अवार्ड को कंसर्न एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है मॉडिफाई कर सकता ही नहीं है। वंस द डायरेक्शन इज गिवन द कंसर्न एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बिकम फंक्शंस ऑफ इश्यू। तो ऐसे सिनेरियो में डायरेक्शन जो है पॉसिबल नहीं थे। अब ये मैटर जब चैलेंज हुआ तो कुछ बिंदु जो है बने। वो बिंदु क्या थे, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जो है पावर क्या होंगी, और क्या अगर रेफरेंस कर रहा है रजिस्ट्रार एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को और कुछ एम्बिग्यूटीज पे बात हो रही है और अगर उसको रिमूव किया जा रहा है तो क्या ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने ये दिया निष्कर्ष कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है उसकी पावर तभी एंड होती है जब प्रॉपर हो जाए एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड। यहाँ पर डेट का एग्जीक्यूशन हुआ नहीं, क्योंकि कंसर्न जो रजिस्टर है उसे था कंफ्यूजन। तो ऐसे सिनेरियो में अगर पावर एक्सरसाइज करी भी है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने तो उससे प्रोसेस का अब्यूज नहीं करा। तो कुल मिलाकर के जो भी ऑब्जेक्शंस थे कंसेंट पिटिशनर के उसने रेज किए बिफोर रजिस्टर। कोई भी ऑब्जेक्शन जो है उसने रेज नहीं करा है बिफोर द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो ऐसे सिनेरियो में जब आपत्तियां ही प्रॉपर रेज नहीं करी है तो कोई भी निष्कर्ष अपने पक्ष में कंसेंट पिटिशनर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके अलावा जो भी अप्रोच थी रजिस्ट्रार की वो एज पर लॉ थी, और जो भी अप्रोच थी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की वो भी एज पर लॉ थी, क्योंकि रजिस्ट्रार कोई नया काम नहीं कर रहा था, वो कर रहा था काम कंप्लायंसेस का। पर जब कंप्लायंसेस करते हैं किसी आदेश का उसमें एम्बिग्यूटी दिखाई दे रही है तो फॉर क्लेरिफिकेशन जा सकते हैं टू द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, और उसमें अगर कुछ रिक्वायरमेंट है मॉडिफिकेशन की तो इस तरह के आदेश भी दे सकता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। देयर इज नथिंग इनलीगलिटी इन द लॉ। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं आपसे कि जब भी आप लोग मुद्दे देखते हो आर्बिट्रेशन के तो सामान्यतः अपन क्या करते हैं कि सिंपल जो है रिप्लाई पेश कर दिया, उन्होंने अपना जो है अपॉइंट कर दिया आर्बिट्रेटर। आप कंसर्न जो आर्बिट्रेटर है उसी के साथ जो है कंप्लायंसेस करवा रहे हो, अपना जवाब फाइल कर रहे हो और अल्टीमेटली केस को जो है हारे जा रहे हो। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि अगर उनका बंदा है तो अपना बंदा भी रखो, बैलेंस करो हर एक गेम को। अगर वो कहते हैं नहीं साहब हमें विश्वास नहीं आपके ऊपर, तो साहब कहो ना मुझे विश्वास नहीं आपके ऊपर। थर्ड बंदा अपॉइंट जब तक नहीं होगा राहत नहीं मिलेगी अपने को। तो ये पहला ये अपने लिए हैक है, इसको आप जो है ध्यान रख लो। और दूसरी बात ये कि जब भी आपत्तियां पेश करो,
जहां जहां केस पेंडिंग है वहां वहां पेश करो। ये ना हो जाए कि आपने किसी अथॉरिटी के समक्ष जो है आपत्ति पेश कर दी, पर जो कंसर्न एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वहां आपत्ति पेश नहीं करी है। अगर वहां आपत्ति पेश नहीं करोगे, अगर केस में कोई नुकसान आपको हो गया है, फर्दर आप करोगे चैलेंज प्रोसीडिंग्स को, तो वहां पर ये आपत्ति जो है लेगा विपक्षी पक्षकार, क्योंकि कोई भी आपत्ति जो है आपने रेज नहीं करी बिफोर द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, जिस कारण आपकी आपत्तियां जो है मेंटेनेबल नहीं है। तो इसलिए हमें काम करना होगा सूझबूझ के साथ में, अदरवाइज वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। क्लियर हो गया अपने को? तो मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी, एक महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट का, जो मैंने आपको जो है स्पेसिफिक किया। तो जब भी केस को लड़ रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसका जो है विशेष ध्यान रखें ताकि हमको नुकसान जो है फेस ना करना पड़े।